आवाज दे रहा हूं रूबीना को। कृपया रूबीना मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। राबिया खानम, सामने से आवाज दे रहा हूं। राबिया खानम कृपया मंच पर आ जाएं। और ये आप सबके जीवन में आज ऐसी सुबह है। आराधना पांडे, देवरिया की आराधना पांडे इस समय मंच पर आ रही हैं, चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित। सुमन गिहार कृपया आ जाएं। सुमन गिहार जी दिव्यांग हैं, लेकिन इनके हौसलों ने इनको बहुत ऊंचाई दी है और आज मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हैं। विधु सिंह कृपया आ जाएं। कानपुर नगर की विधु सिंह। बाराबंकी के कमल कुमार वर्मा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने को हैं कमल कुमार। साधना पटेल, साधना पटेल चित्रकूट से आई हैं, भगवान राम की नगरी से। रुचि सिंह, प्रोफेसर होम्योपैथी के पद पर आज आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की रुचि सिंह। सीमा गुप्ता साहू, प्रोफेसर होम्योपैथी, बरेली की सीमा गुप्ता साहू। निधि सैनी, महिला शक्ति ने आज पुरुषों को बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया है। हम देख पा रहे हैं आज मंच पर निधि सैनी के पश्चात अब कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक अर्पिता सिंह कृपया आ जाएं। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। जिलेश कुमार, बिजनौर के जिलेश कुमार मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। गोरखपुर के अंकित श्रीवास्तव, बाबूराम गुप्ता, प्रयागराज से बाबूराम गुप्ता। और अंत में अफजल हुसैन, महाराजगंज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी सहृदयता के लिए। मित्रों, आचार्य कौटिल्य ने कहा था, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात किसी राज्य के लोगों का चरित्र वहां के राजा के अनुसार होगा। यदि राजा में नेतृत्व, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, न्यायप्रियता, शुद्ध नैतिक आचरण, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आदि गुण हैं, तो वो अपने राज्य के निवासियों में इन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए इन समस्त गुणों से विभूषित संत प्रवृत्ति के उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। कृपया अपने आशीर्वचन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मिशन रोजगार के अंतर्गत आयुष और गृह विभाग के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा श्री नवीन अरोड़ा जी,
आज के इस समारोह में उपस्थित शासन से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और जिन्हें अपने नए जीवन के लिए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथ और अन्य विधाओं के जो यहाँ पर आज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चिकित्सा अधिकारियों और एफएसएल लैब्स के टेक्निकल स्टाफ को जो नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, उसके लिए उपस्थित सभी हमारे सफलतम अभ्यर्थीगण, उनके परिवार के सभी अभिभावकगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। यह नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह ही अपने आप में शासन की मंशा को, शासन के द्वारा अपनाई गई शुचिता और पारदर्शिता का एक उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 8 वर्ष में सरकार ने लगभग 8.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर दी। अगर ये 8.5 लाख नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शुचितापूर्ण तरीके से नहीं होती तो सभी मामले न्यायालय के अधीन गए होते और एक भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज यहां पर हम लोगों ने आयुर्वेद से, होम्योपैथ से जुड़े हुए और आयुष के अन्य विधाओं से जुड़े हुए नियुक्ति पत्र, जिसमें 163 आयुर्वेद के चिकित्साधिकारियों के, 3 इसमें एसोसिएट प्रोफेसर, 19 प्रोफेसर और होम्योपैथ के 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, इनको नियुक्ति पत्र एक और हम वितरित कर रहे हैं और 296 एफएसएल लैब के जो टेक्निकल स्टाफ है, इन सबको यह नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले इन सभी कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन सभी नियुक्ति की प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। किसी भी युवा के लिए आज के दिन पर शासकीय नौकरी प्राप्त होना, उसकी मंशा के अनुरूप नौकरी प्राप्त होना या उसके सपने को एक नई उड़ान देना जैसा है। जो सपना उसने देखा था, उसके माता पिता ने देखा था, उसके अभिभावकों ने, मित्रों ने देखा था, वह सपना साकार हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन की आगे की यात्रा उतनी ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ने में यह मदद कर सकती है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले यही आयोग, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड रहा हो, इन सब की स्थिति क्या हुआ करती थी? इनकी कार्य पद्धति पर व्यापक प्रश्न खड़े हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन सभी में अनेक याचिकाएं लंबित पड़ी हुई थी और माननीय न्यायालय ने भी तत्कालीन सरकार और आयोगों की कार्य पद्धति पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे।
पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 1,56,000 पुलिस कार्मिकों को पुलिस सेवा में लिया है और 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया भी संपन्न करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाने की उनकी तैयारी हो रही है। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल पुलिस में ही भर्ती हुई है, और जितनी पुलिस में भर्ती हुई है उतने ही हम लोगों ने शिक्षक भी बनाए हैं प्रदेश के अंदर। इसी दौरान अन्य सभी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, और आज उसी का परिणाम है कि जब अच्छे और प्रशिक्षित दक्ष कार्मिक किसी शासकीय सेवा का हिस्सा बनते हैं या किसी प्रतिष्ठान का हिस्सा बनते हैं, किसी भी सेवा का हिस्सा बनते हैं, उसकी कार्य पद्धति में उतनी ही तेजी देखने को भी मिलती है। यह वही प्रदेश था 8 वर्ष पहले जो बीमारू कहा जाता था, क्योंकि उस समय बीमारू राज्य नहीं था, बीमारू तत्कालीन व्यवस्था थी, तत्कालीन सरकारों की कार्य पद्धति बीमार थी, और इसलिए वो अनिर्णय का शिकार थी, कोई रिजल्ट नहीं दे पाती थी, समाज का हर तबका उससे तबाह रहता था। आज सरकार की कार्य पद्धति जिस तत्परता के साथ निर्णय लेने की है, जितनी शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक उसे लागू करने की है, उसके परिणाम भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और यही परिणाम आज नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रही है। इन नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा थी कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश देश के विकास में एक सहायक के रूप में खड़ा हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में जो सफलता प्राप्त की है, उन अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति, जो कर्मचारी पहले, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ा करके, प्रोत्साहन दे करके आज जो परिणाम हमारे सामने है, आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता, जिस भी विभाग के कार्मिक वहां तैनात थे, जो भी आया देश और दुनिया से, सबने उसकी तारीफ की, सबने कहा कि बहुत अच्छा था। और केवल एक उसके लिए नहीं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक का संवाद, आम जन जिन सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है उसकी तारीफ करेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में जाते थे, जैसे ही वह कुंभ के क्षेत्र में पहुंचता था, सफाई उसको अच्छी दिखती थी, पुलिस का व्यवहार अच्छा दिखता था, पेंटोन ब्रिज उसको अच्छे लगते थे, चेकर्ड प्लेट की व्यवस्था उसको व्यवस्थित लगती थी, संगम में पर्याप्त जल की उपलब्धता उसको अच्छी लगती थी, कॉरिडोर का निर्माण उसे अच्छा लगता था, एक स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अनुशासन उसे अच्छा लगता था। और ये विभाग तो अलग अलग थे, सभी विभाग अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग एक जगह से होती थी। और यही टीम वर्क जब एक साथ कार्य करता है तो महाकुंभ जैसी सफलता को हमें प्रदान करता है। और यही प्रयागराज के अंदर हम सब ने देखा है, यही हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। कुंभ प्रयागराज में हो रहा था, लेकिन कुंभ में क्या गतिविधियां हो रही थी, कैसे कैसे वहां कार्य हो रहे हैं, उसकी निगरानी हम यहीं से बैठ करके भी कर रहे थे। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब हर एक गतिविधि को आप अवलोकन कर सकते हैं।
और हम लोग एक एक गतिविधि को देखते थे, फिर यहाँ से बताते भी थे कि देखो यहाँ पे ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें हैं। हमें अपनी विभागीय कार्य पद्धति को भी आगे बढ़ाने में इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको एक सहायक के रूप में उपयोग किया कर सकते हैं और उसको और अच्छा बना सकते हैं। मैं आज आपसे केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, जो ये आज नियुक्ति पत्र आपको प्राप्त हो रहा है आयुष विभाग से, आयुर्वेद, होम्योपैथ के साथ साथ एफएसएल लैब्स के, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं। आयुष जिसमें आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, इन सभी को मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय ही इसके लिए गठित किया। ट्रेडिशन मेडिसिन की उन्होंने एक नई पद्धति को ही आगे करके उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, पहले योग कोई व्यक्ति करता था तो लोग उससे घबराने लगते थे, लेकिन आज दुनिया के 193 देश विश्व योग दिवस के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं। ये भारत की ट्रेडिशनल परंपरा के साथ दुनिया के मन में आई हुई श्रद्धा का एक नया भाव है। हम जब स्वयं अपने कार्यों के प्रति और अपनी उपलब्धियों और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, जब हम स्वयं अपनी विरासत को कोसेंगे तो दुनिया हमारे पीछे क्यों जाएगी? दुनिया तो फिर ये चाहती ही है कि वह अभी हमें कोसे, और यही होता था। पहले भारत की विरासत को कोसना कुछ लोगों के लिए एक गौरव की बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की विरासत को जैसे ही मान्यता प्राप्त हुई, जैसे ही मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया, योग की विधा के साथ दुनिया जुड़ रही है और महाकुंभ के आयोजन के साथ दुनिया जुड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा जिसने महाकुंभ में आने के लिए रुचि न दिखाई हो। 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान हम देख रहे थे कि दुनिया के अंदर एक ही न्यूज थी और वह प्राइम न्यूज थी महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ तो यूपी के एक छोटे से शहर प्रयागराज में हो रही थी, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक आयोजन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो वह सनातन धर्म से जुड़े हुए इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को। यानी ये चीजें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जब हम अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करके उसके प्रति थोड़ा भी रुचि लेते हैं तो दुनिया उसके प्रति टूट पड़ती है, आह पड़ती है, और यही स्थिति आयुष के साथ भी जुड़ती है। आयुर्वेदिक पद्धति ये भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों के व्यापक अनुभव पर आधारित वह पद्धति है जो हमें केवल रोग के उपचार के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक संतुलित रूप से सुरक्षित रखने और हमारे आयु को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। हम एक संतुलित दिनचर्या के माध्यम से अपनी काया को आरोग्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह आयुर्वेद उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आयुष पद्धति उसकी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है और हम उसका पालन करें। इसके लिए सामान्य रूप से सरकार ने अलग अलग जनपदों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में तो आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार आने के बाद एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य हमारा पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2114 आयुर्वेद, 254 यूनानी, 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का संचालन भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। और लखनऊ, पीलीभीत में यहाँ पर हम लोग आयुष की यहाँ पे निर्माणशाला का निर्माण, यहाँ पे उनके
निर्माणशालाओं के भी निर्माण की कार्रवाई की अंतिम चरणों में वहां पे चल रही है। 15 जनपदों में 50 शैय्या के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स की स्थापना और उसका संचालन प्रारंभ हो चुका है। 3 जनपदों में इसके निर्माण का कार्य प्रगति पर है और मैं विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम इससे आगे बढ़ा पाएंगे। 1034 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पहले से हो चुकी थी जो संचालित हैं, और इसके साथ ही 225 आयुष चिकित्सालयों में योग एंड वेलनेस सेंटर को भी प्रारंभ किया गया है। 395 राजकीय आयुष चिकित्सालयों का निर्माण का कार्य या प्रगति पर है। 551 आयुष, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उसके उच्चीकरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। यानी आयुष के क्षेत्र में जो एक कार्य है, आपके पास भी बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। याद रखना, हम केवल आयुर्वेद की टैबलेट पे ही विश्वास न करें। बहुत सारी ऐसी पद्धतियां, देसी पद्धतियां होंगी, उसके बारे में भी हमें जानकारी जुटानी चाहिए। तो ये जानकारी मिलेगी आपको पुराने वैद्यों के साथ मिलकर के, गांवों में जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मिलकर के, जिसको हम दादी के नुस्खे के रूप में बोलते थे, या गांव के किसी बुजुर्ग के द्वारा समय समय पर इस प्रकार की उपचार की पद्धति वहां पर अपनाई जाती थी। उसके पीछे कुछ तो रहा होगा। टैबलेट उसका एक रिफाइंड रूप है, लेकिन हमें उसके बारे में भी जानकारी लेकर के और उस ज्ञान को सुरक्षित करना होगा, देखना होगा कैसे ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और ये बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आप सामान्य रूप से भी देख सकते हैं। मैं एक बात देखता हूं, सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि अगर आप किसी गाय को शहर की कोई ऐसी चीजें खिलाएंगे जो चीजें बहुत अच्छी स्वादिष्ट न हो, कोई इस प्रकार की चीजें हो जिसमें सड़ा गला सामान हो या कोई ऐसा खराब सामान हो, खा तो लेगी भूखे, लेकिन उसके दूध पे भी उसी प्रकार की महक आपको देखने को मिलेगी। आप मार्केट का चौकर जो बहुत क्वालिटी का न हो खिलाएंगे, उसके दूध पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर उसी गाय को आप अच्छा चारा दे रहे हैं, अच्छा घास दे रहे हैं, अच्छा जो है उसको चौकर मिल रहा है, क्वालिटी का है, आप देखेंगे उसके दूध पर भी उसका असर वहां पे देखने को मिलता है। ये तो आप अपने दैनिक जीवन में भी इसको कभी महसूस कर सकते हैं। आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि जिस खेत में या जिस खेती में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को बड़े पैमाने पर डाला जा रहा है, उससे प्राप्त होने वाला अन्न व्यक्ति को बहुत आरोग्य रख पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हमें इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा। क्या प्राकृतिक खेती इसके विकल्प को प्रस्तुत करके लोगों की बचत का माध्यम बन सकता है? और इसको भी आज इस भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग मिशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है, और हम लोग उसमें तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख हेक्टेयर लैंड को इसके साथ जोड़ रहे हैं। हमें बीमारी के उपचार के साथ साथ उससे ज्यादा उसके बचाव पर भी लोगों को बताना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल के लिए लोगों को बताना पड़ेगा, जल संरक्षण के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, जीवन पद्धति के बारे में लोगों को इसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा, और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए योग एंड वेलनेस सेंटर, योग की विधा कोई अलग से विधा नहीं, एक नियमित और संयमित दिनचर्या व्यक्ति की अपने आप में एक यौगिक दिनचर्या है। समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे आहार लेना, वह बीमारी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान स्वतः ही करता है। और आप योग में भी देखते होंगे कि पहले 2 नियम तो यम और नियम ही है। ये यम और नियम यानी एक व्यवस्थित दिनचर्या का ही एक हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। और उस व्यवस्थित दिनचर्या के साथ अपने आप को जोड़ने की पद्धति, ये आयुष की जितनी भी पद्धतियां हैं वे सभी हम सबको उसके लिए प्रेरित करती हैं। हम लोग अपने अपने स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं।
और इसीलिए मैं आयुष से जुड़े हुए आप सभी लोगों को, जो प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में जिन्हें आज यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, उन सबसे कहूंगा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पहले अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत बार आते हैं, कहते हैं साहब नियुक्ति पत्र एक बार मिल जाए, और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे लोग ये मानते हैं कि साहब ये तो मेरा अधिकार था, अब ड्यूटी न करना मेरा दूसरा अधिकार हो गया है। तो ये न होने पाए। याद रखना, जैसा करेंगे वैसे फल पाएंगे। हमें अपने देश के लिए काम करना है, और देश की सेवा नारों से नहीं होती है, भाषणों से नहीं होती है, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से होती है। और कर्तव्य जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहां पे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए कोई भी काम। कल के लिए कोई भी कार्य छोड़ने का मतलब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जो कल करना है उसको आज ही निपटा डालो। अगर आप इस तत्परता के साथ निर्णय लेंगे तो जनता भी आपकी कार्य पद्धति को खुशी खुशी स्वीकार करेगी, और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें सफलता की नई ऊंचाइयों को आप छूने का काम करेंगे। आज आयुष के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, और मैं बार बार कहता हूं, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है, हर गांव को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमारे आयुष के सेंटर, आयुर्वेद हॉस्पिटल, और जो हमारे अन्य आयुष के जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये संस्थान अपने आप में हेल्थ टूरिज्म के नए अड्डे बन सकते हैं। याद रखना, उत्तर प्रदेश में इसके लिए व्यापक संभावना है। इतना पर्याप्त जल संसाधन, इससे अच्छी उर्वरा भूमि दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलने वाली है, और आयुष के लिए यह शुद्ध वातावरण सबसे अनुकूल वातावरण माना जाता है। आप इसके साथ थोड़ा भी जोड़ करके प्रयास करेंगे तो हेल्थ टूरिज्म का, जैसे हमने यूपी को स्पिरिचुअल टूरिज्म में आज दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये पहले भी संभावना थी, ऐसा नहीं कि पहले संभावना न रही हो, लेकिन पहले रुचि नहीं थी, इसलिए सरकारों में रुचि का अभाव था। वे अपनी विरासत पर नहीं, वे आक्रांताओं के नकारात्मक भाव को महिमामंडित करते थे। और वर्तमान में सरकारें, डबल इंजन की सरकार, विरासत का सम्मान करते हुए उस पर गौरव की अनुभूति करके उन्हें अच्छे अच्छे कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ करके, सुविधाओं के साथ जोड़ करके जो कार्य कर रही है, परिणाम है स्पिरिचुअल टूरिज्म में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हुआ। और इस आस्था का सम्मान करके हम लोगों ने लाखों लोगों के लिए आजीविका के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। आज इसी आस्था का सम्मान करके आजीविका की जो व्यापक संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, महाकुंभ उसका उदाहरण बना है। काशी, अयोध्या, चित्रकूट, गोरखपुर, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, सुखतीर्थ, ये सभी क्षेत्रों में आज जो लाखों लोगों को नए नए रोजगार के साधन मिले हैं, ये उसका माध्यम बना है। और मेरा मानना है कि इसी को केंद्र में रख करके अगर हम हेल्थ टूरिज्म के आयुष पद्धति के नए केंद्रों को आगे विकसित करेंगे, आयुष में पंचकर्म की विधा को कौन नहीं जाना चाहता है। आप जोड़िए ना, लंबी लाइन आपके यहां दिखेगी। योग के कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं, कितनी रुचि के साथ लोग उसमें भाग लेने का प्रयास करते हैं। अलग अलग सेंटर आप स्थापित करिए, एक बड़ी संख्या होगी योगासन के लिए, प्राणायाम के लिए, ध्यान की प्रक्रिया के लिए, नई नई विधाएं आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन रुचि लेनी पड़ेगी। थोड़ा उस क्षेत्र में आप जाइए। और उसके लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही, अक्सर हम देखते हैं आयुष पद्धति से जुड़े हुए लोग, थोड़ा उनके मन में एक हीन भावना होती है कि आयुर्वेद की, इस हीन भावना से को दूर करिए। जैसे हम लोगों ने महाकुंभ के आयोजन के साथ 19 के पहले लोग हमसे पूछते थे, बोलते थे
क्या कुंभ का आयोजन करेंगे? हम कहते हैं हाँ करेंगे। अरे बड़ा पैसा लगेगा। भाई हमने कहा पैसा हमारा लगेगा, तुम्हें परेशानी किस बात की है? हम आयोजन कर रहे हैं। कहा इतने बड़े आयोजन में भीड़ आएगी, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग करेंगे, कुछ भी नहीं होना है। हम ये मान करके चलते हैं, हम अच्छा नियत से काम करेंगे, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। और आपने देखा होगा 19 प्रयागराज कुंभ ने और महाकुंभ प्रयागराज 25 ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। ऐसे ही रिस्क तो लेना पड़ेगा जीवन में। लोग आपके बारे में बहुत सारी, लेकिन ये तब हुआ जब हमने अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखा। ऐसे ही आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति, नेचुरोपैथी के प्रति या इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रति आपके मन में जितना श्रद्धा का भाव होगा, जितना आप उसको श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसकी नई नई विधाओं में आप टूरिज्म के नए सेक्टर का विस्तार देने में सफल हो सकते हैं। हर जनपद में, हर विकासखंड स्तर पर अगर आप इस दिशा में कार्य करेंगे तो नए रोजगार के सृजन में ये मदद कर सकता है। वैसे ही मदद कर सकता है जैसे आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपद में ढेर सारे रोजगार के साथ साथ एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिली है। दूसरा पक्ष है जो आज यहां पे एफएसएल लैब्स के लिए टेक्निकल स्टाफ को भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें 96 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। 1 जुलाई 2024 को पूरे देश के अंदर 3 नए कानून लागू किए गए हैं और 3 नए कानून में जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह इन एफएसएल लैब्स की होनी जा रही है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय किया था। यानी उत्तर प्रदेश में पहले केवल 4 एफएसएल लैब्स थी, हमने 8 और बनाई, अब 12 हैं। अब 12 के बाद 6 वर्तमान में निर्माणाधीन है, कुछ अन्य कोई निर्माण की प्रक्रिया के साथ हम जोड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर रेंज स्तर पर, यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कमिश्नरी का ढांचा है, इनमें तो एफएसएल लैब हो ही, लेकिन साथ साथ इन सबको जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है और एक बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। अच्छी दिशा में कार्य करना सुशासन की पहली शर्त है कि हमारे यहां कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो और कानून का राज स्थापित करने के लिए आवश्यक है किसी भी पीड़ित को समय से न्याय मिले, किसी भी अपराधी को समय पे हम साक्ष्यों के आधार पर कटघरे में खड़ा करें, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो बल्कि किसी दोषी को हम साक्ष्य के आधार पर सजा करा सकें। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है वह एफएसएल लैब्स की होने जा रही है। खासतौर पर जो हीनियस क्राइम है, 7 वर्ष से ऊपर की सजा में जहां पर एफएसएल के साक्ष्य आवश्यक है, वहां पे तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहले ही तय किया है कि हर एक जनपद में 2-2 हमारे पास मोबाइल ऐसी लैब हों जिनको हम तत्काल घटना स्थल पर भेज सकें। और इसके लिए सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारे पास समस्या यही थी कि टेक्निकल स्टाफ का अभाव रहता था। अब तो आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ चुका है। यहाँ पे डिप्लोमा भी और डिग्री के भी अनेक कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं। तो यह एक नया माध्यम है। दूसरा, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में और तेजी के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो भी अगले 10 वर्ष तक जो भी कार्मिक यहाँ से आएंगे निकलेंगे, जो भी यहाँ से इस हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से जो भी छात्र यहाँ से निकलेंगे, उनके लिए नौकरी की देश में और दुनिया में नौकरी की कमी नहीं रहेगी। किसी भी फील्ड में उनके लिए नौकरी की कमी नहीं रहने वाली है। उन्हें अपने आप को अभी से तैयार करना होगा, इंस्टीट्यूट को अच्छा करना होगा, एफएसएल लैब्स को तेजी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें मोबाइल फॉरेंसिक लैब को भी उसको विस्तार देना पड़ेगा, जिससे प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए जो 93
आज यहाँ पर इन सभी जो लैब टेक्नीशियंस हैं, इनको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जा रहा है। उनसे भी मैं यही कहूँगा कि पूरी तत्परता के साथ जांच के अनावश्यक पेंडिंग्स न हो। लंबे समय तक हम लोग देखते थे, पहले सरकार का कोई विजन ही नहीं था, 5-5, 7-7 साल हो रहे हैं, बस केवल इस भाव में कि वो जांच आ रही है, वहां से लैब ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है, वेटिंग बहुत ज्यादा लंबा पड़ा हुआ था। सरकार के लिए अन्य कार्यों के लिए पैसा खर्च करने के लिए था, फालतू के राजनीतिक कार्यों में जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए पैसे खर्च होते थे, लेकिन जिसमें जनता को न्याय मिल सके, उसको सुविधा मिल सके, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। और परिणाम यही था कि प्रदेश में कोई भी अच्छी एफएसएल लैब हो सके, उत्तर प्रदेश के जांच के नमूने कहीं बाहर न जाएं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही वो सुविधा मिले और एक समय सीमा के अंदर ये सभी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो सके, जिससे उसे समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके। इसके लिए जो प्रयास होना चाहिए था, उसका अभाव था। परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता था कि प्रदेश अराजकता की एक नई बाढ़ में बहता हुआ अपने स्वयं के अस्तित्व को खो रहा था। उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। मैं देख रहा था जब आजमगढ़ का एक नौजवान यहां पे एक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में उनका चयन हुआ, ये वही आजमगढ़ है जहां के नाम पे लोग पहले होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में तो कतई नहीं जगह देते थे, और आज एफएसएल लैब के लिए टेक्निकल स्टाफ में आजमगढ़ के नौजवान का चयन हो रहा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है, विश्वविद्यालय संचालित कर चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुका है, आज वहां पर चारों ओर से बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यानी पहली सरकार आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, आज की सरकार आपको एक नई पहचान के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही है, जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि जितनी ईमानदारी के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आप में से एक भी व्यक्ति ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी, आप में से किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आपसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की होगी। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा, अपना रिटर्न दिया होगा और अपने कार्य पद्धति के साथ आप आगे बढ़े होंगे। एक समयबद्ध तरीके से आपको हो सकता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा हो, लेकिन अंततः आपके सामने ये परिणाम भी आया और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। शासन भी आपसे यही अपेक्षा रखता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी बने। और याद रखना, यही जीवन के गुण आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आप सबसे इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर, जो आज आप सभी को हमने अलग अलग क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य पद्धति को और अच्छा बनाए रखने के लिए जो एक टेक्निकल स्टाफ आज प्राप्त हुए हैं एफएसएल लैब्स के लिए, इन सबको नियुक्ति पत्र वितरित करते मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सबके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपको मैं बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के बाद आप उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आत्मीय आशीर्वचन के लिए। और अब मैं अनुरोध करता हूं प्रमुख सचिव आयुष श्री रंजन कुमार जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। परमार्थ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन हमारे आयुष मंत्री जी और सभी लोग